नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद PR पंकज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इकोनॉमिक्स चला रहे हैं, उसी सिलसिले में आज अगला लेक्चर मैं लेकर आया हूँ। इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो जितनी भी मैंने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, जितने भी मैंने इकोनॉमिक्स के टर्म्स पढ़े हैं, उन सभी का अब आगे इस्तेमाल होगा। तो इसलिए अब हम एक नए तरीके से इकोनॉमिक्स फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और तो उन सभी टर्म्स का इस्तेमाल होगा। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स में अर्थात अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें अक्सर आप कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था को बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। इसको बोलते हैं इकोनॉमी और इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक। अर्थशास्त्र में स्पेशली होता क्या है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के एक ऐसा शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। किसका? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग और विनिमय का अध्ययन करते हैं, ठीक। तो उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक। वहीं पर इन सभी चीजों का यानी कि अर्थशास्त्र की व्यवस्था की बात करें तो इन सभी के व्यवस्था को लेकर जिन चीजों का, इन सभी की व्यवस्था में जो भी चीजें हैं जैसे उपभोग, उत्पादन और निवेश, ये सारा अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था उत्पादन, उपभोग, विनिमय, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, ठीक है। वितरण होता है, ठीक। इन चीजों का अध्ययन करते हैं। बल्कि अर्थव्यवस्था में इन सब चीजों को लेकर जो व्यवस्था की जाती है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। अध्ययन अर्थशास्त्र यानी उस अध्ययन के लिए जो भी जिन भी चीजों की व्यवस्था लगती, जो भी चीजें लगती, जो भी साधन संसाधन की जरूरत पड़ती है, वो सारा क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे समझ आगे अगर बात की जाए कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटते हैं। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और माइक्रो, तो हम पहले अर्थशास्त्र पढ़ लेते हैं, फिर अर्थव्यवस्था पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी चीजें आसानी से समझ में आती रहें, ठीक। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थात इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थात इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो और माइक्रो में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। माइक्रो में क्या करते हैं? माइक्रो के अंतर्गत हम किसी बड़े भूभाग, बड़े क्षेत्रफल का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन या चर्चा करते हैं, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। वहीं पर जब किसी व्यक्तिगत यानी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति, कंपनी या फैक्ट्री के बात करें तो वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। बात इतनी समझ में आई। अगला माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पढ़ते हैं, अर्थात कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। वहीं पर उत्पादक व्यवस्था का सिद्धांत पढ़ते हैं, वहीं पर कीमत का सिद्धांत पढ़ते हैं। ये सारी चीजों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। कीमत का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। कीमत के सिद्धांत दो लोगों ने दिया था। कीमत के श्रम का सिद्धांत एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स महोदय ने दिया था, ठीक है। वहीं पर अगर उपभोक्ता व्यवहार की बात करूं, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत की बात की जाए तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि उपभोक्ता जो है वो अपने उपभोग के प्रति
कितना जागरूक है, कितना अध्ययन किया जाता है, उससे अधिकतम कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, उपभोक्ता के उपभोग से, उपभोक्ता के उपभोग से कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, इन सब चीजों को उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत हम सब चीजों का अध्ययन करते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए कि उत्पादक व्यवस्था क्या होती है, उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत यानी प्रोडक्टिव सिस्टम थ्योरी, तो इसके अंतर्गत जो है उत्पादन का निर्णय या उत्पादक या निर्णय कैसे लेता है कि उस किसी भी वस्तु का उत्पादन कैसे करना है और कितना करना है, ये सब उत्पादक पर डिपेंड करता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन कैसे करना है, कितना करना है और कितना अधिकतम लाभ हो सके, ये सब चीजें उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। वहीं पर अब कीमत सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें बाजार की वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित हो, ये सारा सिस्टम इसके अंतर्गत होता है। तो क्या मैंने बताया आपको, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत यानी कंज्यूमर बिहेवियर्स थ्योरी, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता किसी भी चीज का उपभोग किस प्रकार करे ताकि उसका जो व्यवहार है उसका क्या बोलते हैं उसके अंतर्गत किस प्रकार व्यवस्था करें ताकि चीजों को सही से उपभोग किया जा सके, ठीक है, उसके व्यवहार पर डिपेंड करेगा। वहीं पर क्या बोलते हैं इसको, उत्पादन जो है उत्पादक पर डिपेंड करेगा, तो किस प्रकार से कितना उत्पादन करना, किस चीज को उत्पादन करना, कितना ज्यादा से अधिक यानी अधिकतम लाभ कमाया जा सके, ये सब उत्पादक पर डिपेंड करेगा, उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत पर यानी प्रोडक्टिव सिस्टम थ्योरी। वहीं पर कीमत सिद्धांत यह डिक्लेयर करता है, यह निर्धारित करता है कि वस्तु और सेवा का बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे किया जाएगा। आ गया समझ में? आगे चलिए, जबकि मैंने आप सबको सब कुछ बता दिया है कि कीमत और डिमांड क्या है, प्राइस और डिमांड, कीमत और मांग। प्राइस और डिमांड एक दूसरे के इनवर्स रिलेटिव होते हैं यानी उल्टा संबंधी होते हैं। अगर कीमत बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है, डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब कीमत घट रही है। क्लियर? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अगला समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सरकारी मुद्रा की पूर्ति, बजट या साख नियंत्रण कैसे किया जाएगा कि ठीक है, सरकारी मुद्रा बजट या उसका साख नियंत्रण कैसे किया जाएगा, साख नियंत्रण, ठीक है। वहीं पर रोजगार से संबंधित सिद्धांत और बैंकिंग की अवधारणाएं इसके अंतर्गत सब आ जाती हैं। अब इस चीज जान लो, मैक्रो के अंतर्गत किसी बड़े क्षेत्र का मान लो कि किसी भी देश की बात की जाती है, ठीक। अगला अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति और अवस्फीति के अंतराल से संबंध कैसे होते हैं, ये सब कुछ समष्टि इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आया समझ में? अगली अगर बात की जाए व्यष्टि, समष्टि और व्यष्टि में अगर अंतर देखा जाए सॉरी, ये माइक्रो जो है व्यक्तिगत होता है, पार्टिकुलर यानी व्यक्तिगत होता है। ये क्या होता है, ये व्यक्तिगत नहीं होता है, ये संपूर्ण देश पर आधारित होता है, ये संपूर्ण देश पर लागू होता है, ठीक। यह संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। इसमें संसाधनों की बात करते हैं, इसमें संसाधनों के साथ साथ साध्य की बात की जाती है। साध्य यानी एक प्रकार का टारगेट होता है, साधन यानी एक प्रकार का मीडियम होता है, ठीक। इसमें संसाधन यानी किसी भी चीज का मीडियम क्या हो वहां तक पहुंचने का, तो इसमें साधन संसाधन की बात करते हैं। लेकिन उस टारगेट तक कैसे पहुंचा जाए ये समष्टि पर डिपेंड करता है, साध्य क्या होता है, टारगेट क्या है। क्लियर? अगला ये जो है पूर्ण प्रतियोगी सरकार, मान लो ये किसी व्यक्तिगत किसी पर्सनल व्यक्ति की कंपनी है तो भाई वो ज्यादा से ज्यादा कोई दूसरी कंपनी ज्यादा कमाए तो ज्यादा मेहनत करे, यानी यहाँ पर क्या है, ये प्रतियोगिता पर डिपेंड करती है। और ये क्या है, ये स्वतंत्र होते हैं, तो गवर्नमेंट का है, ठीक। अगला चंद लाइनें मुझे याद आ गई तो आपकी अनुमति हो तो कह दूं, वाह वाह कह दीजिएगा। अपने हौसले को ये मत बताओ, अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। वाह 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 वाह। चलिए आगे। अब अगर हम देखें
अर्थव्यवस्था की बात की जाए, अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र को मैंने दो भाग डिवाइड किया, माइक्रो और मैक्रो, अर्थात व्यष्टि और समष्टि। ठीक, अब अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा, तीन भागों में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है भैया, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उस किसी चीज जहां पर होती वो उस बाजार पर नियंत्रण होता है, पूरा पूरा बाजार पर नियंत्रित करती है। क्योंकि पूंजीवादियों का कहना है अगर किसी भी चीज का डिमांड बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, तो उत्पादक जो है, प्रोड्यूसर जो है, प्रोडक्टर जो है, वो प्रोड्यूसर उत्पादक वो किसी भी चीज कीमत बढ़ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ा दे तो कीमत अपने आप डाउन हो जाएगी। अगर किसी भी चीज की कीमत घट रही है तो उसकी डिमांड बढ़ा दे, कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। ये चीज है। तो पूंजीपतियों का कहना है कि बाजार अपना मूल्य स्वयं निर्धारित करती है, बाजार अपनी कीमत स्वयं निर्धारित करती है। तो चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक, अर्थव्यवस्था को मूलतः हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे कैपिटलिज्म। ठीक, वहीं पर इसको बोलेंगे पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिज्म। वहीं पर मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे मिक्सिज्म। ठीक है, अगली चलिए देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इनका मानना है कि जो बाजार होती, इनमें क्या था, इनको मैंने ये बताया था कि बाजार सब कुछ नियंत्रित करती है। पूंजीवादी का कहना है कि सब कुछ बाजार नियंत्रित करती है, किसी भी चीज की कीमत, और जब बाजार नियंत्रित करती है तो उपभोक्ता और उत्पादक पर डिपेंड करता है सब कुछ। कहने का तात्पर्य है अगर किसी भी चीज कीमत बढ़ रही है तो उसकी आप डिमांड बढ़ा दो, कीमत अपने आप डाउन हो जाएगी। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया कि किसी भी चीज की कीमत बढ़ रही है तो उसका उत्पादन बढ़ा दो, अपने आप क्या हो जाएगा, कीमत डाउन हो जाएगी। अगर किसी भी चीज की कीमत डाउन हो रही है तो उसका उत्पादन कम कर दो। ठीक है, आगे समझ, मैंने पीछे मांग शब्द इस्तेमाल किया, उसको देख लेना आप। ठीक है, तो मांग जो है उत्पादन करना है, अर्थात किसी भी चीज की अगर कीमत बढ़ रही है तो उत्पादन बढ़ा दो तो कीमत अपने आप डाउन हो जाएगी। सिंपल चीज है। हाँ, अगर मार्केट में आलू कम है तो रेट हाई हो गया, लेकिन आलू आप ले जाके पहुंचा दो, सप्लाई कर दो आलू की, तो क्या हो जाएगी, आलू कीमत डाउन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये सारी चीजें तो इनका कहना, पूंजीपतियों का यानी पूंजीवादियों के, कैपिटलिज्म का कहना है कि यहाँ पर सब कुछ मूल्य यानी कीमत बाजार नियंत्रित करते हैं। जबकि समाजवादियों का कहना है कि बाजार में कुलीन वर्ग होता है, बड़ा तबका होता है, कुलीन वर्ग, वो लोग बाजार को नियंत्रित करते हैं। समाजवादियों का कहना है। समाजवादी प्लस एक चीज इनके और एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर सरकार, समाजवादी में सरकार की कीमत चलती है और मिश्रित में यहाँ पर पूंजीपति चलता है। और मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में एक्चुअली में ये कहा गया इसमें सरकार और व्यक्तिगत पूंजीपति और सरकार दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, और पूंजीवादी व्यवस्था को अन्य नामों से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं अन्य नाम अनियंत्रित प्लस अनियंत्रित और बाजार अर्थव्यवस्था। अनियंत्रित और बाजार अर्थव्यवस्था आगे इतना समझ में। बल्कि इनके अगर अन्य नाम की बात की जाए समाजवादी का, तो इनका है नियंत्रित और नियोजित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित और योजनागत व्यवस्था, योजनागत अर्थव्यवस्था। वहीं पर मिश्रित में दोनों के रूप आपको देखने को मिलेंगे। आया समझ में। अगला, अगर पूंजीवादियों की बात करें,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मैं आपसे बात करूं तो इसमें राज्य और सरकार की भूमिका नगण्य होती है। राज्य और सरकार की, राज्य यहाँ पर शब्द जो है वो देश से संबंधित है। राज्य किसी स्टेट या प्रदेश से मत लेना। राज्य और सरकार की भूमिका नगण्य होती है। क्या होती है भैया? नगण्य होती है। जबकि यहाँ पर राज्य और सरकार भूमिका निश्चित होती है। ठीक, इनके यहाँ राज्य सरकार की भूमिका प्रमुख होती है। इनकी भूमिका प्रमुख होती है। ठीक, यहाँ पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के लक्षण दिखते हैं। समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के लक्षण दिखते हैं। प्लस इसमें जो है सरकार और व्यक्ति दोनों की भूमिका बराबर होती है। सरकार और व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यक्तियों की चलती, सरकार और राज्य की चलती नहीं है। यहाँ पर सरकार के चलते, यहाँ पर सरकार और राज्य और व्यक्ति दोनों की भूमिका बराबर चलती है। ठीक, व्यक्ति मतलब निजी क्षेत्र। व्यक्ति की जगह आप अच्छी शब्द लिख लो, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र जैसे प्राइवेट कंपनी जो भी है, ये सारी। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये अधिकतम लाभ कमाने की बात करते हैं। लाभ कमाने की, अधिकतम लाभ, अधिकतम। जबकि मिश्रित वाली जो है ये एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था होती है। लोक वेलफेयर टाइप, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था होती है। कहने का तात्पर्य है कि इनके यहाँ क्या होता है, समाजवादी में जैसे कहा गया कि कोई भी अधिकतम 100 रुपए पा सकता है। अगर आप 100 रुपए ज्यादा कमाई कर रहे हैं, जितने भी ज्यादा, तो 100 रुपए सरकार ले लेती है और जो नीचे वाला वर्ग होता है उसे बांट देती है। इसलिए इसको लोक कल्याणकारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। यानी समाजवादी का अर्थ है समाज का हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति बराबर लेवल पे हो। ठीक, वो कब होगी? यही होगी जब ज्यादा कमाने वालों लोग से आप पैसा ले लो। वो आप बैंक डायरेक्ट ले ले या बैंक के थ्रू ले ले, किसी टैक्स के माध्यम से ले ले, वो बैंक, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला इसमें क्या होता है, ये लोक कल्याणकारी के साथ साथ निजी व्यक्तियों के कल्याण से भी संबंधित होती है। आगे सामने दूसरी चीज, इनका प्रमुख पॉइंट होता है, प्रमुख बिंदु होता है स्वतंत्रता। ठीक, यहाँ पर स्वतंत्रता इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक, प्लस यहाँ पर स्वतंत्रता, निजीकरण, स्वतंत्रता और परतंत्रता दोनों यहाँ पर होते हैं। आगे समझ में आए? पल्ले पड़ रहा है? यहाँ पर क्या है, बाजार की जो क्या बोलते हैं उसको, बाजार की शक्तियों की भूमिका राज्य द्वारा लोक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में लगाई जाती है। जैसे बाजार के शक्तियों की भूमिका, जैसे अभी आपने देखा है कि कोरोना काल आ गया था हमारे यहाँ, बहुत सारे देशों में। तो हम अपने देश का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि हम अपने देश में रहते हैं। भारत देश प्यारा देश, अपना महान देश। तो यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट के पास जो भी कुछ था उसने बांटा, राशन पानी। ठीक है, अभी बांट रहे हैं। बल्कि जो भी प्राइवेटाइजेशन यानी निजी क्षेत्र के जो भी थे कैंडिडेट, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और गवर्नमेंट से उनसे मदद मांगी, उन लोगों ने भी दिया। तो यही है बाजार की शक्ति का, बाजार की शक्ति की भूमिका का राज्य अपने परिप्रेक्ष्य उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लोक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आया सामने? आगे अगर मैं बात करूं आपसे कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को विकास के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, तो चलिए बांटते हैं भैया। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण दो भागों में मैंने किया था। एक मैं डायरेक्ट आपको बता देना, चलिए यहां लिख लो। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण दो भागों में करते हैं। एक जो वर्गीकरण होगा वह राज्य या सरकार के
हस्तांतरण पर निर्भर करेगा। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा? हस्तक्षेप यानी हस्तांतरण के आधार पर। तो हस्तक्षेप के आधार पर, हस्तक्षेप, जबकि यहां पर दूसरा क्या है? विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। ठीक, राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर ये सारी चीजें, राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। चलिए देखते हैं, विकास के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था को मैं बांटूं तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं: एक विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो चलिए देखते हैं क्या होती है भैया। ठीक है, विकास के आधार पर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लिख लिया ना आपने? तो इसलिए मैं रब कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लिखते बहुत फास्ट हो, है ना। तो मैंने बताया ना कि कभी भी कमजोरियों की मत बताओ कि अपना आपका हौसला छोटा है, बल्कि कमजोरियों को बताओ आपका हौसला बहुत बड़ा है। ठीक, चलिए विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर। ठीक, चलिए पहला विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। आगे समझिए। चलिए, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, कैसे पढ़ेंगे? चलिए, विकसित अर्थव्यवस्था की अगर मैं आपसे बात करूं तो विकसित अर्थव्यवस्था में जो इसमें औद्योगिकरण जो है, इस क्षेत्र में औद्योगिकरण जो है, जो भी देश विकसित है वहां पर 1930 से 50 के अंतराल में हो गया क्या? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। ठीक, वहीं पर इनके यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए विकासशील में चल रहे हैं। इनके यहाँ तो बहुत लेट में हुआ होगा, तेल बहुत ही पीछे चलेंगे, अल्प विकसित रहेंगे। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जीडीपी में, इनके यहाँ जीडीपी में सेकेंडरी और क्या बोलते हैं, टेरिटरी यानी तृतीयक टेरिटरी, इन क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर का योगदान सर्वाधिक होता है। इनके यहाँ क्या होता है विकासशील में? इनके यहाँ द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान तीव्र गति से जारी रहता है, तीव्र गति से चालू रहता है। ठीक है, और इनके यहाँ द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान सुचारू रूप से चालू रहता है, लेकिन वो जो गति इनके यहाँ रहती है वो गति इनके यहाँ नहीं रहती। दूसरी चीज, इनके यहाँ यानी विकसित देशों में जो क्या बोलते हैं उसको, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र अर्थात प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि, उससे खेती होती, किसानी आसानी, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र सब आपको पढ़ाऊंगा आगे। ठीक, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत कम होता है, बहुत कम, बल्कि यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है कम होता जा रहा है, कम होता रहता है। ठीक, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता, अधिक होता है, योगदान अधिक होता है। ठीक, क्योंकि अब सेकेंडरी और टेरिटरी क्या है, उम्मीद से कम है, अपेक्षाकृत कम उनका योगदान होता है। दूसरी चीज और क्या ले आप कि इनके यहाँ अवसंरचना का विकास काफी अच्छे तरीके से होता है, काफी बेहतर ढंग से। अवसंरचना क्या होती है? अवसंरचना जान लो भैया,
और संरचना मतलब उस देश में सड़कें अच्छी होंगी, हाईवेज होंगे, जिनके बीच में फूल फाल झाड़ियां लगे होंगे, किनारे लगे होंगे, सुरक्षा होगी, ठीक है, बीच में डिवाइडर वगैरह सब कुछ होंगे, और वहां पर स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी होगी, एजुकेशन सेवा बहुत अच्छी होगी। इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है विकसित देशों में। वहीं पर विकासशील देशों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये सारी चीजें प्रगति पर होती हैं। यहाँ पर काम चल रहा होता है, अच्छे अच्छे हाईवे बन रहे होते हैं, अच्छे अच्छे फ्लाईओवर्स बनना शुरू होते हैं। यहाँ पर मतलब औद्योगिकरण बहुत तेजी से शुरू हो रहा होगा। यहाँ तो खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर बाकी सब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो रही। यहाँ पर औद्योगिकरण तेजी से गति पर है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वही गड्ढा मूंदो योजना लागू होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में आता है गड्ढा मुक्त सड़कें, तो गड्ढे एक तरह से मूंदे जाते थे और दूसरी तरफ से खुलते जा रहे थे। तो वैसे यहाँ पर वही व्यवस्था यहाँ पर चालू रहती है। आया समझ में? दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बात करूं कि विकसित देशों में आप किसको रखोगे, तो सबसे पहले आप रखोगे USA, दूसरे पे किसको रखो, कहो कनाडा को रख दो, है ना। फिर उसके बाद आप रसिया को भी रख सकते हैं, और कई सारे यूरोप के बहुत सारे देश आ जाएंगे इसके अंतर्गत विकसित में। इसमें विकासशील में किसको रखो, भारत रख दो यार, अपना देश, प्यारा देश। ब्राजील को रख दो, ठीक, ऐसे देश। चीन कॉमन यहाँ पर भी यहाँ पर रह जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा विकसित भी नहीं है और विकासशील की श्रेणी से ऊपर जा रहा है, ठीक। अल्प विकसित में अफ्रीका महाद्वीप देश रख दो, ठीक। आगे समझ में आगे, विकसित एवं विकासशील देश की कुछ अपनी चीजें हैं, समस्याएं हैं। इनको एक्चुअली में विश्व बैंक ने आर्थिक दृष्टि से इनके 4 श्रेणियों में बांट दिया। किसी भी कोई भी देश विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है, अल्प विकसित नहीं, विकसित और विकासशील और अल्प विकसित, इनको 4 श्रेणियों में बांट दिया है। किसने? विश्व बैंक ने। चलिए देखते हैं कैसे बांटा है। और 2019 में विश्व बैंक ने इनको इन 4 श्रेणियों में बांटा है। पहले तो प्राइमरी सेक्टर चलता था, सेकेंडरी चलता था, टेरिटरी चलता था, ठीक है। लेकिन फिर विश्व बैंक ने कहा नहीं, ये गलत है। तो विश्व बैंक ने जब बांटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो विश्व बैंक ने कहा ठीक है, किसी भी देश के पास पैसा हो गया, रुपया हो गया, विकास हो गया, अच्छे से चल रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वहां की सामाजिक स्थिति भी अच्छी हो। तो विश्व बैंक को एक्चुअली में आर्थिक के साथ साथ सामाजिक दृष्टि से भी ध्यान से रखकर इनको बांटा गया है। आर्थिक के साथ साथ सामाजिक कारकों को भी रखा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 4 श्रेणियों में कौन कौन सी 4 श्रेणियां बांटा है, ठीक है, ठीक। 4 श्रेणियां सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैसे इन्होंने कहा भाई पैसा रुपया बहुत है। जैसे सपोज दैट आपके गांव घर में कुछ ऐसे घर परिवार होंगे जहां पर पैसा रुपया बहुत है, लेकिन उनके रहन सहन की व्यवस्था का एकदम गड़बड़ रहती हो। लोग बीमार हो पड़े ही, पैसा ही तो कोई नहीं दे रहा है कि उनको दवाई इलाज कराया जाए अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो उन्होंने कहा ये प्रमाण नहीं है कि आप विकसित देश में आप हैं, कि विकासशील देश में है। तो उन्होंने कहा विकसित और विकासशील देशों को हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं। सामाजिक व्यवस्था को भी इसमें हम ऐड करेंगे, सामाजिक कारकों को भी ऐड करेंगे। जैसे क्या आप इस देश से पैसा हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, शिक्षा अच्छी हो गई, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, लेकिन इससे क्या गारंटी है कि अच्छा, क्या आपके देश की बाल मृत्यु दर कम हुई है? क्या आपके देश की मातृ मृत्यु दर कम हुई? क्या आपके देश में किसी बिजनेस को खोलने में कम समय लग रहा है? क्या आपके देश में बिजली उत्पादन बढ़ा है? क्या आपके देश में स्टॉक मार्केटिंग बढ़ी है? क्या आपके देश में टैक्स कलेक्शन बढ़ा है? अगर ये सारी चीजें आपके देश में सामाजिक कारकों को आधार बनाया जाए, ये सभी में अगर वो सफल है, तो स्पेशली अर्थ के साथ साथ सामाजिक कारकों को ध्यान में रखकर हम इन 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए उन 4 श्रेणियों को कैसे बांटा। पहला, निम्न, पहली श्रेणी निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था,
ठीक है। वहीं पर पहले निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, दूसरी निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, मध्यम, ठीक है। वहीं पर उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, वहीं पर उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, ठीक। चलिए देखते हैं निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था का इनको इन्होंने कहा कि भाई विश्व बैंक ने किया है, तो विश्व बैंक है तो अमेरिकी डॉलर में सबको डिसाइड करेगी। उन्होंने कहा यानी लो इनकम यानी निम्न आय वाले वही होंगे जिनकी आय क्या है, यानी जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी सकल राष्ट्रीय आय, अगर प्रतिवर्ष यानी कि प्रति व्यक्ति के आधार पर इसको हम 1036 से अधिक है, सॉरी 1036 से कम है, उनको निम्न आय के अंतर्गत रखते हैं। 1036 जीएनआई से कम है तो उसको हम निम्न आय के अंतर्गत रखेंगे। अगर उनकी 1036 से 4045 तक 4045 तक अमेरिकी डॉलर से अधिक है के बीच में है तो निम्न मध्य आय वाली हो गई। वहीं पर 40,045 से लेकर अगर 12,535 अमेरिकी डॉलर के बीच में तब तो उच्च मध्य आय वाली में रखेंगे। वहीं पर अगर उच्च आय की बात की जाए, किसकी, उच्च या उच्चतम आय वाले बात की जाए तो वो है 12,535 अमेरिकी डॉलर से अधिक। आगे समझ में, चलिए हाई इनकम, हाई इनकम इससे अधिक हो इनकी, जबकि यहाँ पर क्या है, इनके इनकम इससे कम है इनकी। आगे समझ में, आगे वहीं पर इस पद्धति को, ये जो 4 श्रेणियों में बांटा है, विश्व बैंक ने इस पद्धति का नाम दिया एटलस पद्धति। भैया एटलस पद्धति, एटलस पद्धति, एटलस सिस्टम, पद्धति यानी सिस्टम, ठीक। आया समझ में। और इस सूची को अपडेट करने के लिए विश्व बैंक द्वारा एटलस पद्धति को इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर विश्व बैंक ने विकसित और विकासशील देशों को 4 श्रेणियों में बांटा है। निम्न आय वाले जिनकी आय 1036 यानी 1036 डॉलर से कम है, वो निम्न आय यानी लो इनकम में आ जाएंगे। और लो मीडियम इनकम वाले 1036 से 4045 डॉलर के मध्य में हो। वहीं पर हाई मीडियम इनकम वाले 4045 से 12,535 डॉलर से मध्य में हो। वहीं पर हाई इनकम वाले 12,000 यानी 12,535 डॉलर से अधिक हो। आगे समझ में, इस पद्धति को विश्व बैंक ने क्या नाम दिया है, एटलस पद्धति नाम दिया है, ठीक है। और इसको जीएनआई के आधार पर अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करता है, ठीक। अमेरिकी डॉलर के साथ साथ विनिमय दर का 3 वर्ष का औसत कितना होता है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। आगे समझ में। और भारत को विश्व बैंक ने निम्न मध्य आय के अंतर्गत रखा है, इसके अंतर्गत भारत को रखा है। भारत विकसित देश, सॉरी विकासशील देश है, तो विकासशील के आधार पर उसने निम्न मध्य आय वाले में रखा है। कि यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था कुछ सुधरी है, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कुछ सुधार आया है, टैक्स वैसे थोड़ा बढ़े हैं, बिजली उत्पादन कुछ बढ़ा है, ठीक है, रोडें सड़कें थोड़ी अच्छी हुई हैं। ये सब चीजों के आधार पर भारत को विश्व बैंक ने निम्न मध्यम आय वाली श्रेणी में रख दिया है। आगे समझ में। और इसने भारत की जो है प्रति व्यक्ति आय यानी सकल राष्ट्रीय आय 2120 बताई है, 2120 अमेरिकी डॉलर सकल आय, राष्ट्रीय सकल आय, ठीक, सकल राष्ट्रीय आय, जीएनआई, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल आय। आगे समझ में। और ठीक है, अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे कल से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, क्वाटरनरी, ठीक है, ये सारी चीजें। तो चंद पंक्तियां फिर से याद आ गई यार,
क्या करूंगा, आ जाती हैं तो बोल दूं। कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत हो जाए पता भी ना चले। कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत हो जाए पता ना चले, उसका मजा कुछ दूसरा है। ठीक है, तो चलिए आप सभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, भूल गए हैं क्योंकि मजा बहुत आया पढ़ने में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।